हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जाने वाले हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए, ये दो अलग अलग मूवमेंट था, लेकिन बेसिकली स्टार्ट होता है खिलाफत मूवमेंट खलीफा के मुद्दे को लेकर। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने काफी कुछ वादा किया था मुस्लिम कम्युनिटी से खलीफा के पद को लेकर। तुर्क में जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के पूरे विश्व के मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से तुर्की के खलीफा के खिलाफ कई सारी ऐसी संधियां थोपी गई, जिससे भारत में जो मुस्लिम वर्ग है वो काफी नाराज हो गया था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से, और अपनी नाराजगी जताते हुए उनके द्वारा खलीफा के मुद्दे पर जो आंदोलन या असहयोग चालू किया गया उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत आंदोलन भारत में मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और मुस्लिम संप्रदाय को इसमें जीत तभी मिलती जब उसमें एक बहुत बड़ा जन समुदाय उनके साथ संलग्न हो। और वो जन समुदाय कब संलग्न होता? जब कांग्रेस उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट देती। तो खिलाफत के मुद्दे को लेकर जो खलीफा आंदोलन चालू किया गया था, उसके लीडर्स चाहते हैं कि कांग्रेस भी उनको सपोर्ट करे, और गांधी जी से इस बारे में विचार विमर्श चल रहा था। फाइनली गांधी जी ने कांग्रेस के मेंबर्स को एग्री किया। हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स जो है वो इस पर राजी नहीं थे। उनका मानना था कि किसी भी धार्मिक मुद्दे को राजनीति में जगह नहीं दी जानी चाहिए। फिर भी गांधी जी ने कुछ तर्क वितर्क किया और उसके बाद से कांग्रेस ने इसको सपोर्ट करा। और भी कुछ इश्यूज थे, जैसे कि कुछ समय पहले हमने देखा था ब्रिटिश के द्वारा एक क्रूर घटना को अंजाम दिया गया था पंजाब के जलियांवाला बाग में। रॉलेट एक्ट हमने देखा था, 1919 का एक्ट आया था। तो काफी सारी ऐसी चीजें ऑलरेडी ब्रिटिश कर रहे थे जिससे भारतीयों में असंतोष था, और हमारी प्लानिंग भी थी जल्द से जल्द आंदोलन चालू करने की। और गांधी जी ने इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझा और खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, और जो इनकी ब्रिटिश के आगे मांग थी उसको रखने के लिए, कुछ ही समय बाद असहयोग आंदोलन को चालू कर दिया गया। बेसिकली खिलाफत आंदोलन में भी मुस्लिम संप्रदाय ब्रिटिश के साथ नॉन कॉपरेशन ही कर रहा था, असहयोग ही कर रहा था। लेकिन यहां से स्पेसिफिक एक मास मूवमेंट चालू होगा, बोल सकते हैं हम पहला बड़ा मास मूवमेंट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में आज ये चैप्टर पूरा डिस्कस करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज दिखाई दे रहे होंगे, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे आने वाले समय में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैटर नहीं करता आपको कहाँ से गाइडेंस मिले, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपका कोई रिलेटिव हो, नहीं तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई थोड़ा सा पे करो और टीचर से गाइडेंस लो। और प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका टाइम, एनर्जी, सारी चीजें बचती हैं, और एक कम समय में सिलेक्शन हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। लंबे समय तक उसमें घिरे रहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको वो गाइडेंस मिल जाएगा। साथ ही 2024 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अलाइन है 26 मई को। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म लेकर आया। और देखो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको कितना भी पढ़ लिया, आपने कितनी बार भी बुक को पढ़ लिया, अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो प्रीलिम्स थोड़ा सा क्लियर करना टफ हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा उनका प्री क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पास में, उसका रीजन क्या है कि ये टेस्ट नहीं लगाना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, हर एक टॉपिक करने के बाद से उससे रिलेटेड जो भी इंटरनेट पे क्वेश्चन मिलते हैं वो जरूर करा करिए, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्लेटफॉर्म जो ये कोर्स लाया है, इसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डेली बेसिस पे आपके कुछ टेस्ट लिए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, ऑल इंडिया रैंक दिया जाएगा। घबराना नहीं है कभी भी। देखो, मैं रैंक के लिए तो कभी नहीं बोलती हूँ, टेस्ट करिए, चाहे आप लास्ट रैंक पर भी आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से टेस्ट का बस इतना ही मायना है कि आपका एक क्वेश्चन पढ़ने का एक फ्लो बन जाता है। दूसरा, हर एक टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, वो 4 ऑप्शन से आपके 4 और टॉपिक प्रिपेयर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, लास्ट रैंक आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे इंप्रूव कर जाएंगे। और नहीं भी इंप्रूव करे, आपके कम से कम 100 200 500 1000 टॉपिक तो प्रिपेयर हो गए जो आपको प्रीलिम्स में बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो मेन आपको परफॉर्मेंस वही देना है, लेकिन इसको जरूर करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, हाफ एन आवर का चैप्टर होगा ये। जल्दी से इसको देखते हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर। 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध ओके
1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। एक तो ये टाइम पीरियड याद रखना है, 1919 से 1922। इस टाइम पीरियड में क्या स्टेटस है तो आपको पता है, गांधीन एरा आ चुका है। कांग्रेस जो है उसमें गांधीवादी विचारधाराएं हावी हो चुकी हैं और अब जो भी चीजें चलेंगी वो कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होंगी। गांधीवादी विचारधारा क्या है, जो ऑलरेडी गांधी जी प्रैक्टिस करके आए हैं साउथ अफ्रीका में, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। असहयोग की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा की बात करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सत्याग्रही क्या होता है वो हमने जाना था, ठीक है। तो वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन मूवमेंट्स में लाया जाएगा, इसी वजह से इसे गांधीयन एरा कहा जा रहा है। 1919 से 1922 इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये 4 साल का समय था जहां पर हमें भारत में ये आंदोलन होते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके पहले की जस्ट जो भी घटनाएं थी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर जिसको आप मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, वो सब हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। तो 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दो सशक्त जन आंदोलन चलाए गए थे, एक खिलाफत और एक असहयोग। ये आंदोलन था, समझ में आ गया। चलो, हालांकि ये दोनों आंदोलन पृथक पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए थे, किंतु दोनों ही संघर्ष के एक ही तरीके अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो आंदोलन है, दो अलग मुद्दे को लेकर प्रारंभ हुए थे। वो मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया कि खिलाफत आंदोलन क्यों चालू किया गया था, खलीफा के मुद्दे को लेकर। असहयोग आंदोलन क्यों चालू किया गया, तो एक रीजन ये भी था, खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करना, हिंदू मुस्लिम एकता को वापस से धरातल पर लेकर आना, एक रीजन ये भी था, लेकिन बाकी अदर फैक्टर्स भी थे। तो ये दो भले ही अलग कारणों से स्टार्ट हुए थे, लेकिन दोनों की स्ट्रेटेजी एक ही थी। क्या थी स्ट्रेटेजी? अहिंसक असहयोग। अहिंसक का मतलब है नॉन वायलेंस, यानी हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। असहयोग का मतलब है कि हमें कॉपरेट भी नहीं करना आपके साथ में, हमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ में किसी भी मूवमेंट पे सहयोग नहीं करना है, ना तो उनके कार्यालयों में काम करना है, ना उनके शिक्षण संस्थानों में पढ़ना है, ना उनके सेना में हमें काम करना है। बेसिकली हर तरीके से उनसे कट ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो यही दोनों की स्ट्रेटेजी थी, ये ध्यान रखना है। खिलाफत आंदोलन ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चालू नहीं किया गया था, वो किसी और रीजन से चालू किया गया था। लेकिन जब वो खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ तो उसको सपोर्ट करने के लिए जब कांग्रेस आ गई, तो ये वो मूवमेंट था जब हिंदू मुस्लिम एकता बड़े लेवल पर भारत में दिखाई देगी और इसके बाद वो दोबारा नहीं दिखेगी। तो ये लास्ट ऐसा समय है जब भारत में बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है। ये आखिरी वो समय है। कैसे, वो सब हम आगे जानेंगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। अब बैकग्राउंड बता रहा है, फटाफट देखते हैं। इन दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखलाओं में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई। बहुत ही जटिल शब्दों में बोल रहा है, बोलने का मतलब बस उसका इतना है कि ये मूवमेंट चालू क्या हुआ, क्यों हुआ। चालू होने का रीजन यही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीयों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया काफी सारी आकांक्षाओं के साथ में, लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो फुलफिल तो हो नहीं रही है, उल्टा हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। चाहे हमने देखा रॉलेट एक्ट के कंटेक्स्ट में हम देखें, चाहे हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड, चाहे हम बात करें 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर जो मुस्लिम्स ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे खलीफा के मुद्दे को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं नाराज हुए। तो जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश ने भारत में एक्टिविटी की, उन सब का मिला जुला परिणाम हमें क्या दिखाई दिया, ये दो आंदोलन। क्योंकि हमने उनसे बहुत आशा लगाई थी, आशा तो छोड़िए, उन्होंने उल्टा हम पे ही वॉर करना चालू कर दिया। इन आंदोलनों के लिए 1919 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों और गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट हुआ। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, उसके बाद हमें बहुत कुछ उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी उम्मीद हमारी फुलफिल नहीं होती है, तो क्या होगा, जन असंतोष होगा। और वही असंतोष हमें इस समय पर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, तो हमें पता लगता है कि भाई लोगों में आक्रोश था। और आक्रोश क्यों था? आक्रोश इसीलिए था कि भाई आप जो है गलत कर रहे हैं। 1919 के बाद जितने भी एक्ट लाए गए वो सब हमारे खिलाफ ही थे, एक तरीके से हमें सप्रेस करने के लिए लाया गया। कैसे, वन बाय वन हम देखेंगे।
चाहे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इससे उदारवादियों में बड़ी निराशा हुई कि भाई तुम बोल रहे थे स्वराज स्वराज, कुछ भी नहीं, आपने हमें ऐसा दिया, आपने तो हमें यहाँ पे बेवकूफ बनाया है ऊपरी तौर पे लीपापोती करके, ठीक है। रॉलेट एक्ट, आप उग्र राष्ट्रवादियों को निपटाने के लिए या क्रांतिकारियों को निपटाने के लिए रॉलेट एक्ट जैसा एक्ट लेकर आ रहे हो, है ना। फिर आपने भारतीयों के खिलाफ कैसी हिंसात्मक घटना को अंजाम दे दिया, जलियांवाला बाग जैसी क्रूर हिंसात्मक घटना, है ना। और जो थोड़ा सा मुस्लिम वर्ग को उम्मीद थी वो खलीफा के मुद्दे पे वो भी नाराज हो गए। इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। वन बाय वन सारे फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन कर रहा है बुक में, क्या कारण था, क्यों अचानक भारतीय 1919 में इतने असंतुष्ट हो गए कि असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। वही भारतीय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, आपकी जेब पे कितना खर्च आ रहा है। आज कोई भी सरकार भारत में आए, एक आम आदमी से पूछोगे, उसे नहीं पता है देश की क्या तरक्की हो रही है, नहीं हो रही है, कितना रोड बन रहा है, क्या बन रहा है। उसको पता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। हर एक आम आदमी 5 साल बाद जब वोट डालने जाता है तो वो यही देखता है कि 5 साल पहले क्या स्थिति थी, आज मेरे जेब पे क्या खर्चा पड़ा। उसको पता है अगर सिलेंडर का रेट बढ़ गया है ना, गैस सिलेंडर का, उसको पता है कि अगर सब्जी के भाव बढ़ गए, उसको पता है अगर स्कूल फीस भर गई, तो वो ओवरऑल ये देख रहा है कि भाई मेरी इकोनॉमिक स्टेटस में क्या अभी सुधार आया है, क्या क्या गिरावट आई है। अगर गिरावट आई है तो वो सरकार के खिलाफ हो जाएगा, अगर सुधार आ गया तो वो सरकार के पक्ष में चला जाएगा। तो इकोनॉमी एक इंडिविजुअल, वो भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भारत में यही दिखाई दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से भारत का हर एक वर्ग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। आर्थिक कठिनाइयां मतलब देखेंगे वन बाय वन। मुद्रास्फीति बढ़ने लग गई थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा है, लोग करों के बोझ तले दब रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है क्योंकि भारत से बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात हुआ। ऐसी आवश्यक वस्तुएं जो हमारे लिए जरूरी थी वो यहाँ से उठा के ब्रिटेन भेज दी गई, खाद्य सामग्री तक। ऊपर से जो ब्रिटेन में इतना ज्यादा खर्चा चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस खर्चे की पूर्ति के लिए भारतीयों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस और रेवेन्यू इम्पोज किया जा रहा है। तो इसका क्या होगा, हम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सूखा, महामारी, प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए। और इसी बीच भारत में बहुत सारी इस तरह की हम बीमारियां देख रहे हैं। सूखा पड़ जा रहा है कभी कहीं पर, क्योंकि भारत मानसून प्रभावित देश है। मानसून गड़बड़ाया, सूखा हो गया। अब सूखा पड़ गया तो सरकार सूखे को नहीं निपटा सकती, सरकार महामारी प्लेग को रोक नहीं सकती, लेकिन जो इससे होने वाली जान माल की हानि है उसको तो डेफिनेटली कम कर सकती है। जैसे पेंडेमिक अभी आया था कोविड-19, अगर गवर्नमेंट इसमें चुपचाप से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहती तो कितने लोग निपट जाते हैं ना, कितना ज्यादा देश का नुकसान होता है। वही भारत जैसे देश का इतना हाईली पॉपुलेटेड, हाईली डेंसिटी वाला रीजन है। तो अब इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे सरकार का रोल बनता है कि अगर हमारे देश में फेमाइन पड़ रहा है या किसी तरह का ये क्या बोलते हैं महामारी आ रहा है, प्लेग आ रहा है, तो उस समय लोगों की सहायता करे। और वो सहायता हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दी। और जब नहीं दिखाई दी तो क्या होगा, लोग परेशान हो जाएंगे ना, जिसके घर में घर के घर पूरा साफ हो जा रहा है, पूरी की पूरी फैमिली निपट जा रही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, रॉलेट एक्ट। सबसे पहले रॉलेट एक्ट की बात कर रहा है। रॉलेट एक्ट पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसी घटनाएं जो है ये ब्रिटिश का और गंदा चेहरा सबके सामने ला रही हैं। पंजाब में जातियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिश, हमने देखा था कि जो रॉलेट एक्ट के बाद से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और हंटर कमीशन ने जो ढीला ढाला काम किया भाई, उस पर तो भारतीयों के अंदर और आक्रोश था, है ना। कुल मिलाकर जो जनरल डायर था उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ उसका पद गया। उसके बाद भी ब्रिटेन में वो पेंशन भोगी बनकर आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी हमारे उधम सिंह जो है वो जाते हैं वहां पर, उसको निपटा कर आते हैं, क्योंकि भाई उन्हें लगा, और डेफिनेटली किसी भी भारतीय को लगेगा कि अपने निहत्थे भारतीयों पे, अपने बच्चे और महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा उस मूवमेंट पे, है ना। तो ये सब ऐसी चीजें थी जिसने ब्रिटिश सरकार का असली चेहरा हमारे सामने रख दिया। उधर ब्रिटिश संसद, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कृत्यों को उचित ठहराया गया। ये सारी गतिविधियां अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश कर रही हैं। कितनी ही बुरी से बुरी घटना हो जाए, कितना ही बुरे से बुरी स्थिति आ जाए, कभी भी हमें हमेशा, आप भी कल को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, किसी भी मूवमेंट में हमें ये देखना चाहिए कि क्या ऐसा डिसीजन है जिससे कम से कम हानि हो, जान की और माल की।
ओके, भले आपके सामने 100 लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हो, लेकिन उस मूवमेंट पर भी आपको ये देखना है कि जान माली की हानि कम से कम हो। यहाँ पर तो वो देखा ही नहीं गया, यहाँ पर तो सीधे निहत्थों पर गोलियां चला दी गई। और ऐसे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन में बाई कैमरलिज्म सिस्टम है, द्विसदनीय व्यवस्था है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जहां पर लॉर्ड्स बैठे हुए वो इस कृत्य को बिल्कुल सही ठहरा रहे कि हाँ, जनरल डायर के सामने जो उस समय सिचुएशन थी उसमें उसने सही डिसीजन लिया। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर और आक्रोश आ जाएगा, है ना। तो ये सारी घटनाएं थी जो ब्रिटिश का असली चेहरा हमारे सामने ला रही थी। वही ब्रिटेन जो कि मानवतावाद की बात कर रहा है यूरोप में, वही ब्रिटेन जो कि यूरोप में समानता की बात कर रहा है, लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार की बात कर रहा है, वही भारत में क्या बात कर रहा है ना। तो उसका असली चेहरा दिखा दिया कि नहीं, ये वो ब्रिटेन नहीं है जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर रहे थे। ये एक्चुअली हमारे लिए एक साम्राज्यवादी शक्ति है जो हमें उपनिवेश बनाकर हम पर रूल कर रहा है। 1919 के मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद भी द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना था। 1919 का एक्ट, इसने भी हमें असंतुष्ट किया पूरी तरह से। तो भाई इससे जो राष्ट्रवादी थे, जो थोड़ा सा फेवर करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को, वो भी नाराज हो गए, क्योंकि 1919 का एक्ट मैंने आपको बताया कि दिखाया जा रहा है कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लागू कर रहे हैं, हम प्रांतीय स्वायत्तता को दिखा रहे हैं ऊपरी तौर पर कि प्रांतों को हम अधिकार दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या था, हमने देखा जो टोटल सब्जेक्ट्स थे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया गया, सेंटर लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पर, लेकिन प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उसको वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक ट्रांसफर्स था, एक रिजर्व था, यानी हस्तांतरित और आरक्षित, और जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे उन्हें आरक्षित विषयों के अंतर्गत जगह दी गई, रिजर्व सब्जेक्ट में जगह दी गई, और उन रिजर्व सब्जेक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ प्रोविंस और गवर्नर ऑफ प्रोविंस, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ये दोनों उन विषयों पर नियंत्रण रखने वाले थे। तो दिख रहा है प्रांतीय स्वायत्तता, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, और ये राष्ट्रवादी समझ गए थे, ये तो पढ़े लिखे थे ना। तो ये सब ओवरऑल इंपैक्ट हमें दिखाई देता है। विश्व युद्ध के पश्चात हुई कई अन्य घटनाओं ने भी हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता भी दिखाई दी। बोले क्या ऐसा कारण था कि हिंदू मुस्लिम एक हो गए। बोल रहे लखनऊ समझौता 1916, ऑलरेडी हम पढ़ कर आए थे कि किस तरह समझदारी से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों 1916 के सेशन में लखनऊ में एक पैक्ट करते, जिसको समझौता करते, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। और उस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार करा, और मुस्लिम लीग के भी जो नए लीडर्स आए थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्वराज की जो डिमांड थी ना, उसको एक्सेप्ट किया। तो दोनों ने ही एक दूसरे को फेवर किया, और लखनऊ पैक्ट जो है उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि जो कांग्रेस है, लीग है, वो दोनों साथ आ गए। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम का रिप्रेजेंट नहीं, कांग्रेस एक्चुअली पूरे इंडिया का रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो अपने आप को एक वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा था मुस्लिम्स का, यहां पर वो भी जब इनके फेवर में आ गया तो इनको ओवरऑल सपोर्ट मिल गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में समाज के अन्य वर्गों के साथ हिंदू और मुसलमान भी एक दूसरे के करीब आ गए। रॉलेट एक्ट किसी एक वर्ग के लिए नहीं लाया गया था, किसी एक धर्म के लिए नहीं लाया गया था, बेसिकली वो क्रांतिकारियों के लिए लाया गया था, रिवॉल्यूशनरीज के लिए। अब रिवॉल्यूशनरीज हम पहले भी पढ़कर आए हैं, गदर पार्टी जो काम कर रहे थे कैलिफोर्निया में, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, आप देख चुके हैं। तो रिवॉल्यूशनरीज की बात कर रहा है, अब उसमें हिंदू मुस्लिम भी है। तो रॉलेट एक्ट भी ऐसी चीज थी जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि जब डंडे गिरते तो ना हिंदू देखते ना मुस्लिम देखते, इस एक्ट में दोनों को कवर कर लिया जाता। मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, हसन इमाम इत्यादि अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज्यादा प्रभावशाली हो गए। देखो अलीगढ़ स्कूल जो था, हम पहले भी उसके बारे में पढ़कर आए हैं। बेसिकली जो पहले वहां पर हमें लीडर्स दिखाई दे रहे थे, उनके दिमाग में थोड़ा सा ये डर था। 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट के बाद से ब्रिटिश ने जिस तरह मुस्लिम बंगाल के जो मुस्लिम काश्तकार थे उन पर जिस तरीके से दमनात्मक कार्यवाही की थी, उससे कहीं ना कहीं अलीगढ़ स्कूल के पहले के जो लीडर्स थे वो डरे हुए थे। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश का हमें सपोर्ट लेना चाहिए, इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, और हमें उसी पुराने ढर्रे पर काम करना चाहिए कि इनका सपोर्ट लेकर अपने कम्युनिटी को आगे पुश करना चाहिए। अब जो नए लीडर्स आ रहे हैं इस स्कूल में, वो इस विचारधारा से मुक्त है और वो ये बात नहीं करेंगे। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना आ रही थी कि नहीं, हमें खुद
सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, हमें खुद सेल्फ रूल करना होगा। तो ये नई विचारधारा ने भी एक वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर ये कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि कांग्रेस भी किसकी बात कर रही है, स्वराज की बात कर रही है। अब खिलाफत का मुद्दा यहां पर देखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये जो पैराग्राफ्स में चीजें बता रखी है, आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, वहां पर आप इजीली इसको डील कर पाएंगे अगर आपके पास 4-5 पॉइंट है। पूछेगा क्या रीजन था कि 1919 के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमें हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना। 1916 का लखनऊ पैक्ट, अलीगढ़ स्कूल में जो हमें नए राष्ट्रवादी दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रवादी। ओके, 2-4 पॉइंट्स बताने से ही आपके पास फैक्ट भी आ जाएगा। मतलब एक कॉन्क्रीट होना चाहिए आंसर, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल रहे हो हवा में, नहीं हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी, ऐसा ऐसा वाला नहीं। उसमें आपके पास भी कुछ तर्क होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, तो उस मोमेंट पर वो काम आएगा पैराग्राफ। खिलाफत का मुद्दा क्या था देखते हैं जल्दी से। ये बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैये से भारतीय मुसलमान अत्यंत उत्तेजित हो चुके थे। ठीक है, तो हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था, बेसिकली इसमें 2 ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं। और ये वर्ल्ड वॉर जो कोर रीजन इनका रहता था, वो क्या रहता था, यूरोप रहता था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि यूरोप में ही सारी साम्राज्यवादी शक्तियां बैठी हुई थी। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, सब ये औपनिवेशिक शक्तियां यहीं पर बैठी हुई थी। ये दूसरे विश्व के देश जो थे उन पर रूल कर रही थी, और ये कभी कभी आपस में भी टकरा जाती थी। किसके लिए, अपनी पावर की सुप्रीमेसी के लिए, कि यूरोप में जब भी पावर बैलेंस बिगड़ता था, कोई एक पावर बहुत ऊपर जाती थी, तो दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियां उसको नियंत्रित करने में लग जाती थी। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन 1914 में यह घटना विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो गई, जब यूरोप के ही कुछ ग्रुप एक साइड हो गए, कुछ कंट्रीज एक साइड हो गए, बाकी अदर कॉन्टिनेंट की कंट्रीज भी किसी ना किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रही थी, जैसे इंडिया ब्रिटेन को कर रही थी। ठीक है, तो ये जो 2 ग्रुप्स के बीच में वॉर चालू हुआ, इसे ही हमने किस नाम से जाना, इसे ही हमने विश्व युद्ध के नाम से जाना, या फिर वर्ल्ड वॉर कहा। ठीक है, तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें हमें बेसिकली 2 ग्रुप्स दिखाई देते थे। तो जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन के ऑपोजिट वाला ग्रुप जो था, वहां पर हमें तुर्की दिखाई दे रहा था। ओके, तो ये जो टर्की है, ये बेसिकली ब्रिटेन के ऑपोजिट दूसरे वाले ग्रुप में था, और इनके बीच में वॉर हो रहा था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने तो सपोर्ट किया था ब्रिटेन को, तो भारतीय मुस्लिम लीडर्स जो थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि देखो, हमारा जो मुस्लिम जगत का प्रतिनिधित्व करता है, जो हेड है, वो कौन है, खलीफा का पद है ना। मोहम्मद पैगंबर के बाद से जो पद चल रहा था, वो खलीफा बोला जाता था उस पद को, जो कि विश्व के सभी मुसलमानों के प्रतिनिधित्वकर्ता के तौर पर कार्य करते थे। तो वो जो खलीफा है, वो तुर्क में बैठते थे। अब इनका ये कहना था कि देखिए, वो आपके ऑपोजिट लड़ तो रहे हैं, भले वो हार जाए, हम आपसे ये फेवर चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ कुछ ज्यादा ऐसी कार्यवाही मत करिएगा। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको बोल दिया हाँ जी हाँ जी। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो ब्रिटिश ने तुर्की के प्रति नीति अपनाई, उससे भारतीय मुसलमान बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए। विश्व के अन्य देशों के मुसलमान भी रुष्ट हुए, लेकिन हमें वहां की कहानी नहीं पढ़नी, हम पढ़े हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। न केवल भारतीय मुसलमान, अपितु संपूर्ण मुस्लिम जगत तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानता था, है ना, रिलीजियस हेड थे ये इनके। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, यानी कि एक तरफ ब्रिटेन वाला ग्रुप है, उसके साथ फ्रांस है, इधर आ जाइए, इधर जर्मनी है, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया, और उसको ही सपोर्ट कौन कर रहा था, तुर्की कर रहा था। तो ये ऑपोजिट पार्टी में था। अतः युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया। भाई, 2 लोग लड़ रहे हैं, जो हारेगा उस पर संधि आरोपित की जाएगी कि अब तू मेरी बात मान। तो ब्रिटेन जीत गया, जीतते ही उसने ट्रीटी किया, ट्रीटी में तुर्की पे बहुत सारी ऐसी संधियां थोप दिया गया। ठीक है, और तुर्की को विभाजित कर दिया गया। जो एक बड़ा तुर्की रीजन था, उसको छोटे छोटे पार्ट्स किए गए, जर्मनी को छोटू सा बना दिया गया। ओके, बाद में हिटलर जो है वो आएगा, वो जर्मनी का वापस से विस्तार करता है। और यहां पर क्या करे, पहले तुर्की को विभाजित किया ब्रिटेन ने, उसके बाद से खलीफा को पद से हटा दिया। ब्रिटेन के सारे कदम से पूरे विश्व के जितने भी मुस्लिम थे, उनमें रोष की लहर दौड़ गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, भारत में भी मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की और अंग्रेजों के सम्मुख ये मांगे रखी। अब जब भारतीय मुसलमानों को ये चीज पता लगी, वो भी खुश नहीं थे, बहुत रुष्ट थे, और गुस्से में उन्होंने ये सारी डिमांड्स रखी, आप गलत कर रहे हैं, आप प्लीज इसको करेक्ट करिए, और करेक्ट कैसे करना है, ये सारी डिमांड्स हमारी मांगे। मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाना। इनका कहना था कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है,
खलीफा, उनको आप वापस से उसी पोजीशन पर बिठा दो भाई। ये कैसे कर रहे हो आप नहीं उन्हें हटा सकते, ठीक है। खलीफा के प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भू क्षेत्र प्रदान किया जाए। जो आपने उनके क्षेत्रों को कम कर दिया है, उनके क्षेत्र को तोड़ दिया है, उसको वापस से उन्हें लौटाया जाए, क्षेत्रों की पुनर्व्यवस्था की जाए। 1919 के प्रारंभ में अब ये दो डिमांड्स थी बेसिकली इनकी, एक तो उनको पद पे वापस लाना, दूसरा कि उनके जो क्षेत्र है उसका वापस से वही आकार दिया जाए, जो आपने उनके भू क्षेत्र तोड़ दिया वो ना करें। 1919 के प्रारंभ में अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये थोड़ा सा फैक्ट है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी। तो ये जब भी कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, तो कुछ आपको लीडर्स के नाम दिखाई देंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक दिन में याद हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। इसको लेके बहुत स्ट्रेस में नहीं जाना है कि भैया ये याद नहीं हो रहा है। 2-4 बार नाम याद करिए, 2-4 बार फोटो देख लो, गूगल कर लो, खुद ब खुद शक्ल याद हो जाएगी, नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1919 के प्रारंभ में अली बंधु, मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इन्होंने एक कमेटी बनाई, मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलना, कि हमें ये जो कमेटी है, अब हम काम करते हैं, काम करके लोगों को संगठित करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बनाते हैं ताकि वो तुर्की के प्रति अपने रवैये को बदले, ठीक है। इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई, मतलब एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, कैसे, इस खिलाफत कमेटी के द्वारा, ठीक है। अब खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया जा रहा है, गांधी जी को, क्योंकि जो ये खिलाफत कमेटी है इसमें मुस्लिम लीग का रोल नहीं है, बेसिकली ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। वो चाहते थे कि भाई कांग्रेस का सपोर्ट मिले, लेकिन उन्हें पता था कि हम धर्म के मुद्दे पे ये प्रारंभ कर रहे हैं तो कांग्रेस के लीडर इसके लिए राजी नहीं होंगे। तो पहले उन्होंने खिलाफत कमेटी का गठन करके गांधी जी को इसका मुखिया बना दिया कि गांधी जी अब आप ही बागडोर संभालिए। अब गांधी जी कांग्रेस को बहलाने में लगी थी, कांग्रेस के लीडर्स को, कि भाई आ जाओ जरा सपोर्ट कर दो। कांग्रेस इनिशियली इसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी जी को आपको पता ही है स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया होती थी, तो फाइनली कांग्रेस जो है सपोर्ट करने के लिए आ जाती है। खिलाफत का विकास और असहयोग कार्यक्रम कैसे चालू हुआ। कुछ समय तक खिलाफत के नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभा, धरने और याचिकाओं तक ही सीमित रहे, यानी कि सभा कर रहे हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और याचिका लिख रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, वही उदारवादियों का जो स्ट्रेटेजी था वो। लेकिन ब्रिटिश पर इसका फर्क पड़ने वाला था नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब उन्हें लगा कि कुछ करना पड़ेगा हमें। तो नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय सम्मेलन, ठीक है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा दिल्ली में, जहां पर पूरे इंडिया के जितने भी खिलाफत कमेटी के मेंबर जो जुड़े होंगे या उसके सपोर्टर्स होंगे उनको बुलाया गया कि भाई आइए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग रखी गई। बोला गया कि अब हमको ब्रिटिश सरकार पर थोड़ा बड़ा दबाव बनाना पड़ेगा, और दबाव के लिए अगर हम धरना प्रदर्शन करें इससे कुछ होना नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी वस्तु है उसको हम बहिष्कार करते हैं। अगर हम उनका उपयोग नहीं करें, बहिष्कार करें, तो डेफिनेटली सरकार को ये चीजें दिखने लगेंगी। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध उपरांत संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएंगी तब तक वे सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। यानी उन्होंने डिसाइड करा कि हम दो चीजों को लेकर चलेंगे, एक तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, दूसरा उनके साथ सहयोग नहीं करना, असहयोग। असहयोग क्या होता है कि जो भी तुम बोलो वो हम ना करेंगे, ना तुम्हारे स्कूल में जाएंगे, ना तुम्हारे कोर्ट में जाएंगे, ना ही तुम्हारे यहाँ पे कर्मचारी के रूप में काम करेंगे, ना तुम्हारी सेना में काम करेंगे। आप समझ में आ गया, हर तरीके से आपके साथ में हम असहयोग करेंगे, ठीक है। और जो भी आपकी वस्तुएं भारत में होंगी उनका भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये दो तरीका इन्होंने निकाला अपने मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए, इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में कंडक्ट कराया गया। गांधी जी ने, जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे ऑल इंडिया जो ये इसका कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया गया था, इस मुद्दे को भारतीय में एकता स्थापित करने और सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच माना। क्योंकि आपको पता है रॉलेट एक्ट आ चुका था, आपको पता है ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी जिससे भारतीय परेशान थे। तो गांधी जी समय तो ढूंढ रहे थे कि कुछ तो मिले, देखो कोई मुद्दा मिलना चाहिए आंदोलन चालू करने का। ऐसे नहीं बोलेंगे ना चलो अब आज आंदोलन करते हैं। तो गांधी जी को लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर इस मुद्दे को हम लेकर चलते हैं तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा बिखरा बिखरा महसूस कर रही थी, हर नहीं लेकिन कुछ उसका रेशियो, वो इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ेगी। और ये मुद्दे को लेते हुए, हम अपने पुराने मुद्दे को साथ में लेते हुए एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो गांधी जी ने इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी माना। उनका कहना था कि नहीं, ये सही समय आ चुका है। खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया, अब देखो कांग्रेस
का क्या इस पर रवैया था। कांग्रेस बहुत कुछ खुश नहीं थी, गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्ण समर्थित थे। और देखो, ऐसा नहीं कि कांग्रेस खिलाफत के प्रति समर्थित नहीं थी, कांग्रेस बोल रही है कि खिलाफत का मुद्दा ठीक है, खिलाफत आंदोलन भी अपने आप में ठीक है, लेकिन हम जो आंदोलन चालू करने वाले, अगर हम खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम धार्मिक तत्व को इसमें लेकर आ रहे, किसमें, अपनी राजनीति में। ठीक है, जो देश की आजादी से संबंधित मुद्दा है उसमें हम एक धार्मिक तत्व को लेकर आ रहे हैं। तो कांग्रेस सपोर्ट में थी, लेकिन कांग्रेस किस सपोर्ट में नहीं थी कि इसको राजनीतिकरण किया जाए धार्मिक मुद्दे का, उसके सपोर्ट में नहीं थी। तो गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्ण समर्थित थे तथा इस मुद्दे को लेकर सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ करवाना चाहते थे। किंतु कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति नहीं थी। स्पेशली बाल गंगाधर तिलक, इनको गांधी जी ने बहुत अलग अलग तरीके से समझाया। बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया। साथ ही वे सत्याग्रह को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रति भी आशंकित थे। ठीक है, कि क्या ये सत्याग्रह सही है। अब सत्याग्रह क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाकर आ चुकी हूँ हमारी प्रीवियस सेशन में, कि किस तरह से एक सत्याग्रही जो व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, वो सत्य का आग्रह करते हुए सभी प्रकार के कष्टों को सहते हुए गवर्नमेंट के साथ असहयोग करता है। तो तिलक इसको लेकर भी आशंकित थे कि क्या ये चलेगा भी, हमारे ये जो फ्रीडम हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसके लिए ये स्ट्रेटेजी सही भी है कि नहीं है। एक तो वो उसको लेकर डाउटफुल थे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर अभी तक इस तरह का मूवमेंट हुआ नहीं है। स्वदेशी बंगाल छोटे मोटे क्षेत्रों तक ही संबंधित था, उसके बाद से हम कुछ देखे नहीं। होम रूल लीग कोई ऐसा मास मूवमेंट तो था नहीं, है ना। तो यहां पर पहली बार वो मूवमेंट स्टार्ट करने की बात हो रही थी। तो तिलक दो मुद्दों पे बहुत डाउटफुल थे, एक तो ये धर्म का मुद्दा, दूसरा कि क्या ये स्ट्रेटेजी सही है जो सत्याग्रह का प्रयोग करके आप बोल रहे हैं हम फ्रीडम स्ट्रगल चलाएंगे, वो अपने आप में करेक्ट है कि नहीं है। यद्यपि बाद में कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई और उसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने तथा गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। अब बोल रहे हैं कि पहले तो कांग्रेस का रवैया नहीं था, लेकिन बाद में उसने मान ली बात मानने का रीजन क्या था, क्या ऐसा कारण था कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का यह स्वर्णिम अवसर था। क्योंकि आप पता देख चुके थे, ऐसा नहीं है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी सेपरेट है, नहीं, कांग्रेस खुद पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं। बहुत सारे मुस्लिम कांग्रेस से अपने आप को जोड़कर देखते थे, लेकिन हाँ, जो एक छोटा सा हमें टुकड़ा मुस्लिम कम्युनिटी का दिखाई दे रहा था, जो थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट फील कर रहा था 1905 के क्या बोलते स्वदेशी मूवमेंट के बाद में, मुस्लिम लीग के गठन के बाद में, तो कांग्रेस को लगा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की जा सकती है और वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ सकते हैं। क्योंकि इसके पहले अगर आप सोच रहे थे कि हम नेशनल मूवमेंट चालू करें तो क्या पता वो सपोर्ट करते कि नहीं करते, लेकिन अगर खिलाफत के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, इसको एक पक्ष बनाते हुए अगर हम नेशनल मूवमेंट चालू कर रहे हैं, तो अब जरूर मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक रेशियो सेपरेट अपने आप को करा हुआ है वो भी जुड़ जाएगा कि हाँ, ये हमारा मुद्दे से जुड़ा हुआ आंदोलन चालू किया गया है। संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। संवैधानिक तरीके के संघर्ष का मतलब होता है वही लेटर एप्लीकेशन लिखना। ओके, विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर कमीशन की भेदभावपूर्ण व दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति उसका मोहभंग हो चुका था। तो संवैधानिक तरीका 1905 के पहले भी चला, संवैधानिक तरीका 1915 के बाद भी चला। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह दिख रहा था कि नहीं, अब हमको कुछ मास मूवमेंट बड़ा करना पड़ेगा, संवैधानिक तरीका हमारे लिए सही नहीं है, तो उनको खुद भी आंदोलन चालू करना था। कांग्रेस इस बात से भलीभांति परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में है। तो उनको पता था कि भाई हम अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, हमें अब अभिव्यक्ति करना है। अभिव्यक्ति करने के लिए कि भाई जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत किया उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रिपेयर थे, हम रेडी थे आंदोलन चलाने के लिए, लेकिन वो मुद्दा मिलना चाहिए और ये बहुत अच्छा मुद्दा था। ये मुद्दे तो हमारे पास बहुत सारे थे, मतलब ये वो एक बिल्कुल करेक्ट समय था। ओके, कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन, राजनीतिक प्रश्न के मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय दिया, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, जहां ये खिलाफत के मुद्दे को सपोर्ट करते तो मुस्लिम लीग नहीं बोला कि हम भी आपको अपने तरीके से सपोर्ट करेंगे, जो आप चाह रहे हैं स्वराज की डिमांड वो हम भी ब्रिटिश के सामने आप रखेंगे, स्वराज वाली डिमांड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने वो आधार तैयार किया कि कांग्रेस थोड़ा सा झुकी और झुककर खिलाफत की तरफ मूव कर गई। असहयोग और खिलाफत आंदोलन, अब इस आंदोलन के बारे में बता रहा है। खिलाफत के मुद्दा कब चालू हुआ, अखिल भारतीय खिलाफत जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस करा। अब उसके आगे की स्टोरी सुनते हैं। कांग्रेस
को मना लिया गांधी जी ने कि चलो हमें खिलाफत के मुद्दे को सपोर्ट करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करना है, असहयोग आंदोलन चालू करना है। तो अब यहाँ पे कांग्रेस के कुछ सेशंस होंगे जहां पे असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की नीति पर कार्य किया जाएगा। फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने, संयुक्त प्रतिनिधि मंडल का मतलब है कि एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप में हिंदू मुसलमान दोनों हमें दिखाई देते हैं। वो एक ग्रुप पहुंचता है किसके पास में, वॉयसरॉय के पास में, कि देखो हम आंदोलन चालू करने से पहले जो इंडिया का हेड बनकर बैठे हुए हैं वॉयसरॉय, उससे थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा अपना पक्ष रख देते हैं, एक बार देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज फिर हम आंदोलन पर आ जाएंगे। तो हिंदू मुसलमानों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल पहुंचते वॉयसरॉय के पास में, उनसे खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की, किंतु इस मिशन से कोई लाभ नहीं हो। उन्होंने सोचा पहले बात करके देते, बात करके देखा गया, लेकिन पता था वॉयसरॉय का ढीला रवैया, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे। अब गांधी जी डिमांड कर रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं कि जो अमृतसर में गंदा कांड किया गया है उसके लिए सरकार खेद प्रकट करे कि ये बहुत बड़ी गलती थी और जातियों का निराकरण करे, और जो भी इनके द्वारा ये हिंसात्मक घटना की गई है इसका निराकरण करे, इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ओके, और तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नर्म करके कोई नई योजना प्रस्तुत की जाए, भले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हारे लेकिन इतना कठोर उन पर संधि मत थोपिए। तो गांधी जी लोग पहले हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल मिल रहे वॉयसरॉय से, वहां से सॉल्यूशन नहीं निकला, तो इन्होंने अब अपने मंच पर ये डिमांड रखी किसके सामने, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सामने, कि देखो जो तुम अभी हत्याकांड कर आए हो वो तुमने गलत किया है, जो तुमने भारतीयों के प्रति जातीय किया उसका तुम सॉल्यूशन निकालो, और तुर्की का जो मुद्दा है इसको आप सॉल्व करिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही मूवमेंट चालू होता है, पहले डिमांड रखी जाती है और डिमांड अगर आपकी फुलफिल नहीं हो रही तो आप खटाक से क्या कर देंगे, आंदोलन को चालू कर देंगे। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिस की संधि की गई। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। इधर अभी फरवरी 1920 में गांधी जी सारी चेतावनियां दे ही रहे हैं, तभी मई 1920 में ब्रिटिश जो बोलेगी, ब्रिटेन चाहे जैसी संधि कर सकता था क्योंकि तुर्की हार चुका था ना, तो उसके साथ में एक ट्रीटी की गई जिसमें तुर्की का विभाजन कर दिया गया। अब तो कोई बचा ही नहीं था। गांधी जी और सारे जितने भी खिलाफत के लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो ये कर चुके जो इनको करना था, हमारी बात तो सुनी नहीं गई। तो जून 1920 में इस घटना के तुरंत बाद केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन हुआ। इलाहाबाद में एक सेशन कंडक्ट कराया गया खिलाफत कमेटी का। इस अधिवेशन में स्कूल, कॉलेज, न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया कि सेब्रिस की ट्रीटी हो चुकी है। यहां पर हमें इस ट्रीटी के बारे में नहीं जाना है, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बोल रहा है कि केंद्रीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और इस गठन में इन्होंने डिसाइड किया कि अब तो ये कर चुके जो करना था, अब हमें क्या करना चाहिए, स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने भी ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम है सबका हमें बहिष्कार करना चाहिए। गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा कि भाई आप जो है लीड करिए इस जो भी हम ये स्ट्रेटेजी लगाकर चलने वाले हैं। अगस्त 1920 में देखो कैसे फ्लो कर रहा है, तो जून फिर अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई अपनी इस कमेटी के द्वारा कि भाई हमको क्या करना है, इसको अब हम स्टार्ट करें। जो भी इनकी प्लानिंग अभी तक चल रही थी उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, खिलाफत कमेटी के द्वारा। और इसी बीच एक दुखद घटना होती है, क्या, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया। तो यहां से एक जो तिलक जी कहीं ना कहीं शंकाग्रस्त थे, उनके निधन के बाद से थोड़ा सा ये मूवमेंट और फ्लो में जाएगा क्योंकि वो शंका यहां से खत्म होते हुए नजर आती है। अगस्त के बाद सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कंडक्ट कराया गया क्योंकि कांग्रेस अब इस मुद्दे पे सपोर्ट करेगी, है ना। तो जो खिलाफत कमेटी थी उसने अपना काम कर दिया, उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया अपने आंदोलन का। अब कांग्रेस का स्पेशल सेशन कंडक्ट कराया जाता था। वैसे पता है आपको 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद हर वर्ष ही कांग्रेस का एक सेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था जनरली दिसंबर के महीने में, लेकिन जरूरत पड़ने पे स्पेशल सेशन भी कंडक्ट कराया जा सकता है जैसे हमारी पार्लियामेंट का भी हुआ था। तो ऐसे ही सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, कहां पे, कलकत्ता में आयोजित किया गया, स्टार बना लेंगे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब और खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तो स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति दे दी। कांग्रेस ने अब ऑफिशियली बोल दिया कि देखो हम चाहते हैं कि हम भी इन मुद्दे को लेकर अपना आंदोलन प्रारंभ कर दे। और वही मुद्दे थे जो गांधी जी ने डिमांड किया, क्या, खिलाफत का जो मुद्दा था वो भी इन्होंने रखा, दूसरा पंजाब का जो मुद्दा था वो रखा,
और तीसरा स्वराज वाली बात, क्योंकि 1919 का एक्ट आ चुका था जिसमें कहीं से कहीं तक हमें स्वराज नहीं दिखाई दे रहा था। तो इन 3 मुद्दे को लेकर असहयोग का कार्यक्रम चलाने की बात की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तय किए गए। तो ये जो कलकत्ता सेशन हुआ इसमें कांग्रेस ने क्या क्या डिसाइड किया कि हमको क्या क्या करना है आगे। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, जितने भी सरकार के द्वारा स्थापित किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको हमको छोड़ देना है, यानी छात्र हो गए या अध्यापक हो गए उन सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को छोड़ देंगे। जितने भी न्यायालय थे, जुडिशियल सिस्टम था, जो भी उनके कार्यालय थे उनका बहिष्कार करना है। और न्याय देने का कार्य कौन करेगा? गांधी जी तो पंचायती राज व्यवस्था के पहले से ही समर्थक थे, उन्होंने बोला न्याय देने का काम गांव के पंचायतों के द्वारा किया जाएगा। विधान परिषदों का बहिष्कार, क्योंकि 1919 का एक्ट आया था, इसमें विधान परिषद जो हमें दिखाई देता है प्रोविंशियल लेवल पर या सेंटर लेवल पर, इसका आकार बढ़ाया गया था। इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई, मतलब भारतीय जो है वो इलेक्शन के माध्यम से जा सकते थे। तो अब क्या बोला गया कि ये जो सिस्टम लाया गया जिसमें हम इलेक्शन के माध्यम से जा सकते हैं, इसमें हम जाएंगे ही नहीं। हम विधान परिषदों के इलेक्शन में ना तो पार्टिसिपेट करेंगे, इवन कई सारे इंडियंस ने यह भी बोला कि हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन चालू हो चुका है। हालांकि बहुत ही लिमिटेड था वो डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन स्टार्ट तो हुआ। तो यहां पर यह बोला जाएगा कि विधान परिषदों का बहिष्कार, इन्होंने बोला कि ना तो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ इंडियंस ने बोला हम वोट भी डालने नहीं जाएंगे। कुछ ही दिनों नवंबर 1920 में इलेक्शन होने वाले थे, तो ये बता रहा है कि आगे जो इलेक्शन होने वाले थे, इस कांग्रेस ने डिसाइड किया अपने कलकत्ता सेशन में कि नहीं, हम इस इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वाले नेताओं ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया। कई सारे लीडर्स का ऐसा कहना था कि नहीं, थोड़ा सा ये गड़बड़ करें, हमें विधान परिषद के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इलेक्शन में जाएंगे, विधान परिषद में जाएंगे, तभी तो कानून बनाने में हम कुछ भारतीयों के लिए फेवर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर वो यूनिटी उस समय तक थी, वो चीजें दिखाई दे रही थी कि वो जब कोई नेता बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात करता था तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात को पीछे रख लेते थे, और उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। तो सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा इसके स्थान पे खादी के उपयोग को बढ़ावा देना, चरखा काटने का काम डिसाइड किया, ये करा जाएगा। जितने भी सरकारी उपाधियां, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल नंबर 18 जहां पे प्रोविजन किया गया अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि उपाधियों का अंत, यहां पर बोला गया वो उपाधियां ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत दिया करती थी, है ना, लॉर्ड, सर, बहुत सारी अलग अलग टाइप की, केसरे हिंद। तो यहां पर ये कि जितने भी सरकार ने टाइटल्स दिए हैं उन उपाधियों का या फिर अवैतनिक पदों का परित्याग करा जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। सरकारी सेवाओं का परित्याग, सरकारी करों का भुगतान ना करना, ना तो सरकार को हमें कोई सेवा देना है, अगर हम सरकारी पद पर भी तो हम सेवा देने से मना कर दें, और ना ही हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं वाला कंसेप्ट आएगा कि भाई तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, ना हम तुम्हें टैक्स पे करेंगे। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सैनिक, मजदूर, क्लर्कों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए ना जाना, कि हम मना कर देंगे यहां से बाहर जाकर कार्य करने के लिए। संपूर्ण आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने, अस्पृश्यता को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया। पूरे कार्यक्रम में अहिंसा को सर्वोपरि रखा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, वहां पर तिलक जी ने आंदोलन में एक अलग सा उत्साह लाने के लिए कुछ फेस्टिवल्स स्टार्ट करे थे, जैसे गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव, जहां पर मुस्लिम थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग महसूस करे थे। यहां पर वो ध्यान रखा गया कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी ना किया जाए जिससे हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रभाव पड़े। ओके, और अस्पृश्यता को दूर करना, ताकि हर वर्ग, हर धर्म के लोग जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। भाई अगर मैं मेरे ही पास वाले से ओके, तो यहां पर थोड़ा सा ये बात जो है वो मेंशन कर दी गई कि हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता को बैलेंस रखने पर बात किया गया कि जो यूनिटी है वो हमारे बीच बनी रहनी चाहिए, और जो अनटचेबिलिटी है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में बोल रहे हैं दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन होता है। कहां पर सेशन होता है? नागपुर में। तो इसके पहले कलकत्ता सेशन था, अब ये नागपुर सेशन होगा महाराष्ट्र में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया, जो भी इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कलकत्ता में, कलकत्ता सेशन में, उसको यहाँ पर ओके कर दिया गया। नेक्स्ट, कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया कि हमको क्या करना है, स्वराज की प्राप्ति के लिए काम करना है। ठीक है, और स्वराज की प्राप्ति संवैधानिक तरीके से नहीं, याचिका लिखकर नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण न्यायोचित तरीके से असहयोग
अहिंसा के माध्यम से अब हम स्वराज की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए। 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठित की गई ताकि वो जो समिति है वो स्पेसिफिकली इस पर काम कर सके कि मूवमेंट को आगे कैसे लेकर जाना है। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाषाई आधार पे प्रांतीय कांग्रेस की प्रांतीय समितियों का गठन, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि आपको पता है कि बहुत सारे इंडिया के ऐसे स्टेट्स हैं, स्पेशली हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या सदर्न मोस्ट इंडिया की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी है। तो इस कंटेक्स्ट में वो लोग जो कि आपकी भाषा नहीं जानते, आपसे अपने आप को कनेक्ट नहीं करते, तो इन्होंने बोला, कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों का गठन करेंगे। कांग्रेस की ऐसी कमेटी जो वहीं के लोकल लैंग्वेज को जानने वाले लोगों के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके लीडर कौन होंगे, वहीं के लोकल लीडर्स, और वो अपनी लैंग्वेज में बातों को कनेक्ट करा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। गांधी जी ने घोषणा की यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। उनका कहना था 1 साल के अंदर अंदर हमें स्वराज अलग है, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस अलग होता है, स्वतंत्रता अलग होता है। स्वराज का मतलब है कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश बने रहेंगे लेकिन हम खुद अपना रूल करेंगे, जैसे बहुत सारे और ऐसे उपनिवेश थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उस तरह के डोमिनियन टाइप का स्ट्रक्चर। क्रांतिकारी आतंकवादियों के कई संगठन, मुख्यतः बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर्ण सपोर्ट देने का निश्चय किया, जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे। किंतु इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस कापरडे, बीसी पॉल ने कांग्रेस छोड़ दिया, क्योंकि वो संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। ये स्टार बना लेंगे, थोड़े से नाम याद कर लेना। ये बोल रहा है, ये ऐसे लीडर्स थे जिनका कहना था नहीं, ये तुम असहयोग की बात मत करो, ये तुम सत्याग्रह की बात मत करो, तुम वहीं जाओ, वो जो लेटर एप्लीकेशन लिखना था। तो कुछ लोग जो थे वो कांग्रेस का साथ छोड़ देते कि कांग्रेस गड़बड़ कर रही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया। इसके पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान नाम मात्र का रह गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो अलग से अपना एक फेडरेशन बना लेते हैं, तो वो फिर इस जो ये एक नेशनल मूवमेंट था इससे सेपरेट हो जाते हैं। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से इसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया। तो पहले खिलाफत कमेटी ने ऑफिशियली अनाउंस किया, फिर कांग्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस किया। 2 सेशन, कलकत्ता सेशन में स्ट्रेटेजी डिसाइड की गई, नागपुर सेशन में उसको ओके कर दिया गया। जब यहां से असहयोग आंदोलन ओके किया तो उसे खिलाफत कमेटी ने भी ओके कर दिया। तो एक हिंदू मुस्लिम एकता बड़े लेवल पर दिखाई देगी। इसके पश्चात 1921-22 में पूरे देश में इसे लोकप्रियता मिली, किसे, असहयोग आंदोलन को। आंदोलन का प्रसार अब आप देख रहे हो 1920 से चालू हो गया, 21-22 प्रॉपर चलेगा। हम क्या देखते हैं, गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा कर रहे हैं ताकि लोगों को कनेक्ट कर पाए। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया। अब सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ देंगे यानी पढ़ाई तो बंद नहीं करेंगे। अब किसका गठन होगा, अब होगा राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज, जो लोकल लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, भारतीयों के द्वारा। ये बच्चे वहां जाके एडमिशन ले लेंगे। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। लोकल लेवल पर विद्यार्थी हड़ताल कर रहे हैं। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बहुत सारे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। तो जब विदेशी या भारत के सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जा रहा है तो नए स्कूल भी तो बनेंगे ना, तो इनके नेतृत्व में नए स्कूलों का गठन किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बनते हैं। जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश में कई प्रख्यात वकील जो थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास हो गए, राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल। तो ये ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने सरकारी वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई, ना केवल बहिष्कार बल्कि जो कपड़े लोग के घर में पड़े थे उन्हें ला कर आग जलाया जा रहा है, जो कि ब्रिटेन के थे। ओके, अब ये जब विदेशी वस्तु की होली जलाई जाएगी, जब उनका प्रयोग बंद किया जाएगा, तो इससे क्या रहेगा, विदेशी कपड़ों का आयात भारत में घट जाएगा। डिमांड घट गई तो आयात घट गया, आयात घट गया तो ब्रिटेन के जो मैनचेस्टर में मिल खुली हुई है जहां कपड़े बन रहे हैं उनको लॉस होगा, बिल्कुल होगा। विदेश की जो शराब की दुकानें थी, ताड़ी की दुकान, उस पर धरने आयोजित किए गए कि शराब नहीं लेंगे इनका, इससे भी
रेवेन्यू का बहुत सारा लॉस होगा। महात्मा गांधी ने अपना टाइटल छोड़ दिया केसरे हिंद का, जो हमें पता लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय दिया गया था। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को कोष इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे, फंडिंग की डेफिनेटली जरूरत होगी, और कुछ समय पहले ही तिलक जी का निधन हुआ था, तो उनके नाम पर ही एक तिलक स्वराज फंड जो है वो बनाया गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस फंड का जितना अमाउंट डिसाइड किया गया था उससे भी बढ़ चढ़कर ज्यादा इसमें डोनेशन दिया गया। महिलाओं ने तो अपने जेवर तक उतार के डोनेट कर दिए थे। चरखे और खादी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। कांग्रेस की स्वयंसेवी सेनाएं समानांतर पुलिस की तरह कार्य करने लग गई, मतलब जो एनजीओ टाइप का होता है, तो ऐसी कांग्रेस की कई सारी स्वयंसेवी सेनाएं थी जो कि समानांतर सेना की तरह या पुलिस की तरह काम करेगी, जैसे एक पुलिस करती है। ओके, ऑफिशियली हालांकि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। जुलाई 1921 में पहुंच जाते हैं। कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। अब ये अनाउंसमेंट ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत भारी पड़ेगी। अली बंधुओं ने मूवमेंट में थोड़ा सा और जोर डालने के लिए बोल दिया कि कोई भी मुसलमान भाई जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की सेना है भारत में, उस सेना में ना रहे, ये आपके धर्म के खिलाफ है, सेना का बहिष्कार करो। ठीक है, अब ऐसा बोलते ही ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को 1857 का रिवोल्ट याद आ गया कि कहीं वापस से वैसा कुछ ना हो जाए, तो तुरंत अली बंधुओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब जब अली बंधु जेल में गए तो गांधी जी आगे आ जाएंगे। 4 अक्टूबर को गांधी जी ने कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बयान जारी करके अली बंधु के बयान की पुष्टि की कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमें ब्रिटिश भारतीय सेना में जो काम कर रहे हैं भारतीय, उनको इसका बहिष्कार करना चाहिए। दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया तथा स्थानीय कांग्रेस समितियों को भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित करने के लिए बोला गया कि जितनी भी लोकल प्रांतीय समितियां वो भी ये प्रस्ताव पारित करें कि ब्रिटिश भारतीय सेना में जो भारतीय काम कर रहे हैं वो भी अपने पदों से त्याग देना चालू कर दे। अब ये तो चीजें चल रही है नेशनल लेवल पर, कई सारे लोकल लेवल पर भी छोटे छोटे हमें मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिसने इस मूवमेंट को बहुत पुश किया। जैसे असम में चाय बागान के जितने मजदूर थे वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे, स्टीमर पर काम करने वाले जो मजदूर थे वो फ्रस्ट्रेटेड थे, तो असम और बंगाल रेलवे के कर्मचारियों ने भी हड़ताल चालू कर दी क्योंकि ऑलरेडी इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और जब ये वहां पर हड़ताल करते हैं तो इसने भी कहीं ना कहीं इनको नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया। इनको किसने लीड किया? वहीं के लोकल लीडर थे सेन गुप्ता, उनके द्वारा। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का दौरा करने के लिए आते हैं। अब इस समय जब वो भारत आए तो बड़े लेवल पर भारत में हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजित किया गया। इसके बाद पूरे बंबई समेत कई स्थानों पर हिंसक वारदातें, पुलिस के साथ झड़पें हुई। जब भारतीयों ने इनका विरोध किया, हड़ताल किया, तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डंडे उठा लिए। तो जब डंडे उठाएंगे तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे हिंसक घटनाएं दिखाई देने लग गई थी 1921 तक, लेकिन फिर भी चीजें कंट्रोल में थी, आउट ऑफ कंट्रोल अभी कुछ नहीं गया था। कई स्थानीय आंदोलन ने असहयोग आंदोलन में और ऊर्जा भर दी। इस समय हमें बहुत सारे लोकल मूवमेंट्स दिखाई देते। मैंने आपको बढ़ाया था, भारत में 1857 के विद्रोह के अलावा भी बहुत सारे छोटे लोकल मुद्दों को लेकर विद्रोह हमें दिखाई देते हैं, जिनमें इस समय जो असहयोग आंदोलन था इसके पैरेलल भी कुछ रिवोल्ट हुए थे। इन विद्रोहों ने भी असहयोग आंदोलन को काफी सपोर्ट किया, जैसे कि अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह। पंजाब में महंतों के निष्कासन के लिए जो कमेटी वगैरह गठित की जाती है, यह आंदोलन चलाया जाता है। तो ये बेसिकली सारे ऐसे लोकल मूवमेंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में सपोर्ट का काम किया। जन प्रतिक्रिया, लोगों का क्या इंपैक्ट था इस पर या लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं, किसका क्या रोल था। मिडिल क्लास के बारे में पता लगता है कि इनिशियली तो इन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि इस आंदोलन में मिडिल क्लास लोग इन्वॉल्व हुए। लेकिन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जो अभिजात राजनीतिज्ञों के केंद्र थे, लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं ना कि ज्यादातर जैसे बड़े जो अपर क्लास लोग हैं उन्हीं का प्रभाव था। जैसे स्थानों पर गांधी जी के आह्वान का प्रत्युत्तर बेहद सीमित था। मतलब यहाँ पर जो गांधी जी बोल रहे थे कि इन चीजों का परित्याग करना है या सरकारी स्कूल्स को छोड़ देना है या वकीलों को वकालत छोड़ देनी, वो चीजों को थोड़ा सा लाइटली लिया गया। सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र देना, उपाधियों का छोड़ना, ये सब हल्के में लिया गया। जब हल्के में लोगे तो सरकार पे ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा ना। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने थोड़ा सा मूवमेंट में जोर दिया
इन नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध लड़ाई में असहयोग आंदोलन को काफी ज्यादा समर्थन दिया। ठीक है, व्यवसायिक वर्ग का क्या था? तो देखो, व्यवसायिक वर्ग का थोड़ा बहुत लाभ हमें दिखाई देता है। आर्थिक बहिष्कार ने भारतीय व्यवसायिक वर्ग को लाभ पहुंचाया। क्यों? क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करोगे तो भारतीय व्यापारी फलेंगे फूलेंगे। ठीक है, स्वदेशी के बल से उनको काफी लाभ हुआ। लेकिन बड़े उद्योगपतियों का एक वर्ग थोड़ा सा आशंकित था, जो बड़े उद्योगपति थे, क्योंकि बड़े जो उद्योगपति थे उनको पता था कि हम अपने मजदूरों को कम वेतन दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर था कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम तो इस आंदोलन में जुड़ जा रहे हैं और इस आंदोलन के जोश जोश में जो हमारे मजदूर हैं उनको लग रहा है कि हमारे भी अधिकार छीने जा रहे हैं, हमको कहीं कम वेतन मिल रहा है, वो भी इस आंदोलन के जोर जोर में कहीं हमारे खिलाफ ना रिवोल्ट कर दे। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं उद्योगपति सपोर्ट में तो थे, लेकिन फिर भी उनके मन में आशंका थी, तो थोड़ा सा वो दूर दूर सा महसूस कर रहे थे। किसानों का क्या रोल था इस आंदोलन में? किसानों की सहभागिता बहुत ही व्यापक थी। बिहार में निम्न और ऊंची जाति के बीच छूत अछूत का मामला असहयोग आंदोलन में लुप्त हो गया था। तो किसानों ने इस मूवमेंट में पूरी तरह से सपोर्ट किया। इस आंदोलन ने परेशान जनता को ब्रिटिश शासन और साथ ही साथ भारतीय स्वामी, मतलब जो भूमिपति है, व्यापारी है, उनके खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने का भी अवसर दिया। मतलब किसान न केवल आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे, बल्कि जो भी उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था उनके खिलाफ भी या कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? विद्यार्थी। विद्यार्थियों ने पूरी तरह से भूमिका निभाई। आपने देखा अभी किस तरह से उनकी सक्रिय भूमिका थी। विद्यार्थी तो ऐसे मामले में आगे ही रहते हैं। तो विद्यार्थियों ने सक्रिय स्वैच्छिक भूमिका निभाई, स्कूल कॉलेज का त्याग किया, दूसरे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया जो राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज थे। महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे ली, पर्दा प्रथा का त्याग दिया, तिलक फंड में उन्होंने अपने जेवर तक दान दे दिए, बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करा, शराब की दुकानों के आगे धरने दिए। हिंदू मुस्लिम एकता, मोपीला विद्रोह एक दिखाई देता है जिसमें थोड़ा सा हमें सांप्रदायिक गतिविधि दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद हमें बड़े लेवल पर हिंदू मुस्लिम एकता दिखती है। कई स्थानों पर गिरफ्तार लोगों में 2/3 मुसलमान थे, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि मुस्लिम्स ने कितना बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्योंकि उनकी संख्या गिरफ्तार होने वालों में काफी ज्यादा हमें दिखाई देती है। आंदोलन में गांधी और अन्य नेताओं ने मस्जिद से मुस्लिम संप्रदाय का रिप्रेजेंटेशन किया, यानी कि मस्जिद में जा रहे हैं और मुस्लिम संप्रदाय को संबोधित कर रहे हैं कि भाई कैसे इस मूवमेंट को लेकर चलना है। इवन गांधी जी एक ऐसे लीडर हुए जिनको बिना आंख पे पट्टी बांधे हुए मुस्लिम महिलाओं को भी संबोधित करने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो यानी हिंदू मुस्लिम एकता बड़े लेवल पर थी। सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई? सरकार उठाएगी, डंडा चलाएगी। सरकार ने वही किया। मई 1921 में गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय यानी उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम क्या था? रीडिंग था। लॉर्ड तो हटा दो इनके आगे से। तो इनके बीच में वार्ता आयोजित की गई। सरकार की ओर से गांधी जी से मांग की गई कि अली बंधुओं से अपने उस भाषण को वापस लेने का आग्रह करें। ये बोल रहे कि अली बंधु को बोलो कि जो उन्होंने बोला था स्पीच में लोगों को त्याग व्याग करने का, सेना का, वो सब मना करें। गांधी जी ने बोला क्यों मना करें? गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके एवं खिलाफत नेताओं के मध्य दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, अतः उन्होंने सरकार की मांग मानने से ठुकरा दी। गांधी जी ने बोला नहीं, हम आपकी कोई मांग नहीं मानेंगे। तो ये जो एक मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग पूरी तरह से फेल हो गया। इसके पश्चात दिसंबर में सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही चालू कर दी। तो हम देखते हैं कि दिसंबर 1921 से बड़े लेवल पर सरकार जो है हिंसा करने लग जाएगी जो भी आंदोलन करता थे। स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मतलब कोई भी जो स्वयंसेवी संगठन अगर कोई भी काम करे उनको उठा के जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि वो अवैध है, वो इलीगल है। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सार्वजनिक सभाएं करे वो भी इलीगल है, जाके पुलिस डंडे चला देगी। प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रेस जो है वो कुछ भी इस तरह का सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकती। गांधी जी समेत अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लीडर्स ही नहीं रहेंगे तो लीड कौन करेगा? ये सरकार की दमनात्मक कार्यवाही थी। आंदोलन का अंतिम चरण। उधर गांधी जी पे राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का दबाव था। मतलब जो गांधी जी थे उनसे बाकी कांग्रेस के लीडर्स कह रहे थे कि चालू कर दो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सही मूवमेंट है कि असहयोग के साथ साथ सविनय अवज्ञा भी चालू कर दिया जाए, यानी अब हमें कानून भी तोड़ना चाहिए। अभी तक तो केवल हम इनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब वो समय आ चुका है कि हम कानून तोड़ना चालू करें। सविनय अवज्ञा। ओके, तो गांधी जी पर दबाव था कि सविनय अवज्ञा भी इसी बीच चालू कर देना चाहिए। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। जो अहमदाबाद सेशन था 1921 का, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे CR दास, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया था। ये थी हिंदू मुस्लिम एकता कि अध्यक्ष कोई और है लेकिन वो जेल में है, तो जो मुस्लिम है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से एज अ अध्यक्ष काम कर रहे हैं। तो
इस अहमदाबाद के सेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने पर बात की जानी थी। गांधी जी पे ये प्रेशर था कि अब आप चालू कर दो, किसका वेट कर रहे हैं। और ये गांधी जी भी देख रहे थे कि सरकार पर तो कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा, अगर हम अब वो एक स्टेप आगे बढ़ने का समय आ चुका है। यही सब अभी डिसाइड किया जा रहा था दिसंबर 1921 में। तब तक जनवरी 1922 में सर्वदलीय अपील तथा गांधी जी द्वारा वायसरॉय को लिखे गए पत्र का भी सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये समय भी चल ही रहा था जनवरी 1922 तक। तभी 1 फरवरी, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे चली गई, थोड़ा सा रुक कर पढ़ेंगे वो चौरी चौरा। तो होता क्या है कि गांधी जी जो है वो लोग भी दिसंबर में हम देखते हैं सरकार को पत्र वगैरह लिख रहे थे कि बात सुन लो, बात सुन लो, वो नहीं मान रहे थे, उन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था। फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देती है, नागरिक स्वतंत्रता बहाल अगर आप कर देते हैं या नहीं करते हैं, अगर प्रेस से नियंत्रण अगर आप नहीं हटाते हैं, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भी एक नया कारण बनाया गया। ऐसे ही नहीं, गांधी जी बोल रहे थे कि देखो, अगर अब आपने हमारे जो बंदी बना रखे हैं लोगों को, राजनीतिक बंदी, अगर आपने उन्हें नहीं छोड़ा और अगर आप प्रेस को इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं करने देंगे, तो फिर हम सविनय अवज्ञा, हम भी कानून तोड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो अब हम कानून तोड़ेंगे। ठीक है, यह आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, ये डिसाइड किया जा चुका था। ओके, किंतु इस आंदोलन के प्रारंभ होने के पहले ही चौरी चौरा की घटना घट गई। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में घटित हुआ। एक घटना ने इस गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। तो कभी गोरखपुर से जाइएगा तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है चौरी चौरा, वहां पर यह घटना घटी थी। यह घटना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि गांधी जी का प्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 साल के लिए आगे स्थगित हो गया। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने वाला था बारदोली से, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन अब 6 साल के बाद चालू होगा। कब, हम देखेंगे वो आगे कि किस तरह से साइमन कमीशन आएगा, उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है। चौरी चौरा कांड क्या था, ये पूरी कहानी है, आप लोग पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूरी कहानी यहाँ पर ले। बेसिकली होता क्या है कि हम देखते हैं कि स्वयंसेवक दल जो थे उनके कुछ नेताओं को बुरी तरह से पीटा गया, क्योंकि ये लोग शराब की बिक्री, खाद्यान्न के मूल्य में हुई वृद्धि, जो शराब की बिक्री का प्रतिबंध कर रहे थे कि नहीं सर शराब बिक्री नहीं की जाएगी, या खाद्यान्न मूल्य में वृद्धि हुई थी उसका विरोध कर रहे थे। तो ऐसे स्वयंसेवी संगठन के लीडर्स को कूटा पीटा गया था। अब जब ऐसा किया गया तो ये जो प्रदर्शनकारी है, जब इनके लीडर्स को पीटा जाएगा तो ये भी कुछ करेंगे ना। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में आके पुलिस पर हमला कर दिया। जब पुलिस पर हमला कर दिया तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब जब पुलिस ने फायरिंग कर दी तो फिर लोग और ज्यादा उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होकर उन्होंने पुलिस पर आक्रमण कर दिया। पुलिस अपनी जान बचाकर भागी पुलिस थाने में। जब पुलिस थाने में भागती है तो लोगों ने थाने को ही बंद करके आग लगा दी और जो सिपाही कूद कूद के बाहर निकल रहे थे उनको उठा उठा के वापस अंदर फेंक दे रही थी जनता। मास जब भड़क जाता है तो यही होता है। और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी को जैसे इसकी खबर पता लगी, गांधी जी ने तुरंत हाथ खड़ा किया, क्योंकि गांधी जी को पता था हमारे पास कितना भी मास हो, हमारे पास में उतने हथियार नहीं है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति अगर हम हिंसा करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो तुरंत हिंसात्मक कार्यवाही का बदला हिंसा से ही करेगी। और गांधी जी को पता था कि भाई आप चाहे कितना भी उन्हें मार दो, वो आप पर, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखा हजारों लोग मारे गए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से भारतीयों की हत्या हो। तो इस मूवमेंट पर गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, इसको वापस लेते हैं। असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया और बोल दिया गया कि अब हम असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे और कोई भी ऐसी गतिविधि पर रोक लगा दी गई जो पहले इन्होंने डिसाइड किया गया था। ये ऐसा मूवमेंट था जब कांग्रेस के कई सारे लीडर गांधी जी पे बहुत नाराज हुए कि आप गलत करें। ये पीक टाइम था, इस टाइम पे आपको असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी से आंदोलन वापस लेने के निर्णय पे अपनी असहमति व्यक्त की, लेकिन गांधी जी इस पर नहीं माने। उन्होंने बोला नहीं, वापस लेना है। और इसके बाद से मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। और गांधी जी ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन एवं विचारपूर्वक हिंसा के प्रभावित होकर जो घटना घटी है उसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं। और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस दोष को अपने ऊपर लेता हूं और इसके बदले में मैं जो भी होगा, क्या बोलते हैं, लीगल एक्शन मुझ पे लिया जाएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। अब गांधी जी ने आंदोलन क्यों वापस ले लिया? देखो, गांधी जी ये स्ट्रेटेजी ना बहुत जगह यूज करते हैं। गांधी जी थोड़ा सा ये समझते थे कि लोगों की एक सहने की क्षमता होती है। उनका मानना था कि भाई एक समय तक ही लोग सह सकते हैं,
भाई आपको एक झापड़ मारा, आप एक दिन सह लोगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन कभी तो होगा ना जब पलट के 2 झापड़ आप भी दे दोगे। तो गांधी जी को पता था कि लंबा खिंच गया आंदोलन, 2 से 3 वर्ष हो रहे हैं, लोगों की सहने की क्षमता जारी है। ऐसा नहीं था लोग आंदोलन नहीं, आंदोलन लोग पूरे जोश से कर रहे थे, लेकिन अब लोग झापड़ गिराने वाले पे आ गए थे कि अब डंडा गिराओगे अब हम कूट देंगे, इतना जोश आ गया था लोगों में। और गांधी जी को पता था जहां हिंसा आया वहां पर अगर तुम उनके 2 लोग मारोगे 200 हमारे मारे जाएंगे, तो बस वो उनको पता था। तो वो हमेशा आगे भी आंदोलन में ये करेंगे स्ट्रेटेजी कि आंदोलन चालू किया और जब लोगों की सहने की क्षमता जाती है, हिंसात्मक घटनाएं होती है, तभी वो आंदोलन को वापस ले लेते थे किसी ना किसी ट्रीटी के साथ में, थोड़ी बहुत बातों को मानते हुए। तो ये गांधी जी को उचित समय लगा, समय लगते ही उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। सिर्फ इसका कारण क्या था? हिंसात्मक गतिविधि या लोगों की क्षमता का एक तरह से कमजोर होना। अब जब हम क्षमता हमारी कमजोर होती है तो हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, हम अपने बल का प्रयोग करते हैं ना। तो चिल्लाना या बल का प्रयोग करने का कारण ये नहीं होता सामने वाला बदतमीज, कभी कभी उसकी कमजोरी को भी शो करता है कि वो कमजोर है किसी न किसी तरीके से, तो वो आप पर रिएक्ट कर जाता है थोड़ा सा एग्रेसिवली। ओके। और दूसरा, गांधी जी को लगा कि अब हमें शांत होकर वापस से अगले मूवमेंट की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए वापस से लोगों के अंदर वो ऊर्जा, वो सारी चीजें प्रवाहित करनी होगा, उसके लिए समय लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी हमारी वीडियोस आगे आएंगी, हो सकता है इस वीक थोड़ी सी वीडियोस डिस्टर्ब रहे, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज है जिसकी वजह से थोड़ी सी वीडियोस इधर उधर हो सकती है। तो नेक्स्ट वीक मैं सारी चीजें करा दूंगी। अगर कुछ हमारे 1-2 चैप्टर इधर उधर भी होंगे, मतलब नहीं हो पाए बीच में क्लास, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास करा दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस वीक के लिए मैनेज कर लीजिएगा। क्लासेस सारी आएंगी, लेकिन बाय चांस अगर कोई कुछ मिस होते मेरे हिस्ट्री का लेक्चर, तो इस वीक मैनेज कर लेना। नेक्स्ट वीक जो है वो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास करा के कवर करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।